नमस्कार। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रोविंशियल कमेटी की मीटिंग हुई और जिस कमेटी में सभी सीनियर नेता मौजूद थे और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि सभी 90 की 90 सीटों में आगामी विधानसभा के चुनाव जो कब होंगे इसका कोई पता नहीं है, लेकिन कमेटी ने यह फैसला लिया कि सभी की सभी सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। कुछ आशंकाएं जाहिर की गई कि पीएजीडी के कुछ घटक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी इमेज बरकरार रखने के लिए यह फैसला लेना पड़ा कि सभी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पीएजीडी कायम रहेगी, लेकिन साफ जाहिर होता है उन्होंने ये भी कहा कि लोकतांत्रिक तरीके में कोई भी पार्टी अपने प्रस्ताव पारित कर सकती है, यानी हेड भी उनका, टेल भी उनका। लेकिन अब पीडीपी का क्या बनेगा, इस पर चर्चा करेंगे। वीरेंद्र सोनू जी हमारे साथ मौजूद हैं, अभिजीत जसरोटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत जसरोटिया जी, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक तरफ कहते हैं कि पीएजीडी कायम है और दूसरी ओर कहते हैं कि किसी भी लोकतंत्र में किसी भी सियासी जमात को ये राइट है कि वो अपने प्रस्ताव पारित कर सकती है, जैसे प्रोविंशियल कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सभी 90 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारेगी। देखिए, जब ये पीएजीडी गठबंधन बना था, मैंने तभी कहा था ये कुछ कंफ्यूज सा मिक्सचर है जी। ये लोग सबके सब कंफ्यूज है, इन्हें खुद ही नहीं पता था जब इन्होंने बनाया था तो गुपकार के गलियारों में जो भी कस्में वादे इन लोगों ने लिए थे। मैं उसी समय कहता था, अगर आप मेरी पुरानी सभी डिबेट उठाकर देखें, इनका कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। एजेंडा सिर्फ एकमात्र एजेंडा था कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह रोका जाए, बस यही एजेंडा था, जिसके कारण ये सब लोग जो है वो सब इकट्ठे वहाँ पर आ गए। इनका कहीं पर भी वो उन गलियारों में अगर आप देखेंगे तो एक आम आदमी का जाना पॉसिबल ही नहीं है जी। वैसे इनके साथ किसी आम आदमी का खड़ा होना पॉसिबल नहीं था, ना इनके साथ कोई खड़ा हुआ। वहीं पर डीडीसी चुनावों में इन्होंने एक दूसरे के साथ कस्में वादे लिए कि हम जो है एक दूसरे के खिलाफ अपने कैंडिडेट प्लेस नहीं करेंगे, फिर भी उतारे जी। तो यहाँ से लोगों को साफ पता है कि ये क्यों इकट्ठे हुए सारे के सारे, केवल सत्ता पाने के लोभ से, सत्ता की तरफ देखकर, सत्ता से केंद्रित होकर। जिन पार्टियों ने कहीं एक दूसरे के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, महबूबा जी ने फारूक साहब पर कितना बड़ा एक सच्चा इल्जाम ही लगाया था, जो अप्रूव भी हो रहा है आपके सामने, जो जेके जी। तो मुझे लगता है कि ऐसी पार्टी जब एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ आपका मुद्दा कोई डेवलपमेंट का नहीं है, आपका मुद्दा कोई लोगों को कोई आगे लेकर जाना नहीं है, आपका मुद्दा कोई भारत देश के निर्माण की तरफ नहीं है, आपका मुद्दा हमारा देश आगे कैसे बढ़े ये नहीं है, केवल एक मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी को रोको। जब आप इतनी छोटी के साथ इतनी ओछी राजनीति करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। वही इन्होंने आज कर दिखा दिया, जो अब इन्होंने कर दिखाया वो बड़ा सही है। आप खुद देखें कि उमर साहब कुछ और बोल रहे हैं, फारूक साहब कुछ और बोल रहे हैं, और लेकिन इन सब के बीच में मैं कहना चाहता हूं, इन सब के बीच में अगर कोई दर-बदर हो रहा है तो वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो रही है। आज वीरेंद्र जी क्या वाकई में ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल जैसे ही ये स्टेटमेंट आई थी मैंने आपको टेलीफोन लाइन पे लिया था और आपने ये कहा था कि पीएजीडी कायम रहेगी, हम एक बड़े मकसद के लिए चले, क्योंकि आपको डर है। देखिए, हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है जी। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि पीएजीडी चलेगी और पीएजीडी कायम है और आगे भी रहेगी, ना इसको कोई तोड़ सकता है ना रोक सकते हैं। देखिए, जहाँ तक बात है कि हम पहले भी कहते हैं कि पीएजीडी का मकसद सत्ता थोड़ी है, हमारे लिए ये मकसद थोड़ी हमने एमएलए बनना या सरकार बननी या चीफ मिनिस्टर बनना है। हमारा मकसद है कि जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेइंसाफी हुई है, हमारे साथ धोखाधड़ी की गई है, हमारे स्टेटस हमसे छीना गया, रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया और यूटी बना दिया गया, उसकी जदोजहद के लिए हम आए हैं। कुर्सियां हमारे लिए मायने नहीं रखती, सत्ता हमारे लिए मायने नहीं रखती, सत्ता मायने रखती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन डीडीसी के चुनाव में फिर आप रिएक्ट क्यों कर रहे थे? नहीं रिएक्ट कि हमारे कैंडिडेट के अगेंस्ट एनसी ने शैडो कैंडिडेट खड़ा कर दिया, ये इस तरह की। देखिए, जब रिएक्शन सत्ता की बात, डीडीसी का जब चुनाव हुआ तो हमारे साथ पीपल कॉन्फ्रेंस भी हमारा हिस्सा थी जी, जो कि वो गुपकार गठबंधन का हिस्सा थी, उसके बाद से वो हमसे चले गए जी। अब जब ये अलायंस हुआ, जहाँ जब जो गठजोड़ बना, 2 पार्टियां आपस में मिली, थोड़ा बहुत ग्राउंड पे कुछ हुआ, रह गया होगा, कमी को वर्कर में मनमुटाव रह गया होगा, हम नहीं कहते हैं कि नहीं है, लेकिन बात यह है कि हम, पहले भी कह रहा हूं, हमारा मकसद कुर्सी था ही नहीं, ना आज है ना आगे रहेगा। हमारा मकसद है 5 अगस्त 2019 की धोखाधड़ी, उसके खिलाफ जदोजहद। एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जा रहा है, हम सड़क पर भी लड़ेंगे, लोगों में भी उस मसले को लेके जाएंगे। लेकिन जहां तक बात है सत्ता की लोभ की या सत्ता की लालच की, तो आज सारा देश जानता है कि सत्ता की लालच किसको है, सत्ता का लोभ किसको है, चुनी सरकारें कौन तोड़ता है, किसी को चीफ मिनिस्टर, किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर, रात को चीफ मिनिस्टर, सुबह डिप्टी चीफ मिनिस्टर, रात को एमएलए, सुबह कुछ। वो भारतीय जनता पार्टी का काम है चुनी सरकारें तोड़ना, लोगों के मैंडेट के साथ धोखाधड़ी करनी। लेकिन हमारा सिर्फ एक निशाना। और दूसरी, इन्होंने कहा
कि ये एक दूसरे की बाजू पकड़ रहे हैं। भाई आप भी तो चुनाव 2014 में हमारे खिलाफ लड़े थे, तो फिर आप हमारे साथ आगे, आपने भी तो हमारी बाजू पकड़ी या हमने आपकी बाजू पकड़ी, जो दोनों में से कोई बात कह लीजिए। जब आप किसी के साथ सत्ता के लिए आए तो वो ठीक, दूसरा कोई अपनी बात करने के लिए किसी के साथ जाए तो वो गलत कैसे हो सकता है। बाकी पीएजीडी 5 पार्टियों का एक गठबंधन है, जिसको ये पहले गैंग कहते थे, चलो शुक्र है आज इनको ये गठबंधन कहना तो शुरू किया, मैं इनके लिए शुक्रगुजार हूँ। शिवसेना को जोड़ दिया है, देखिए अकाली दल मान को भी जोड़ा है। देखिए ऐसे है कि शिव जो वो लास्ट मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के घर पर हुई थी, वो ऑल पार्टी को इनवाइटेड थी, उसमें अपनी पार्टी को भी बुलाया गया था, उनको आम आदमी पार्टी को भी बुलाया था, पीसी को भी बुलाया था, इसी तरह शिवसेना को भी बुलाया और अकाली दल अमृतसर को भी बुलाया, उनके नुमाइंदे भी वहां गए थे, जनता दल यूनाइटेड भी वहां गया था। वो तो जो मसला था, वो जो हमारी शनाख्त जो छीनना चाहते थे, 25 लाख बोगस वोटर बना के, जो मसला इन्होंने अब ठंडा कर दिया। जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहता है वोट 25 लाख बनेंगे, तो सफाई देता है डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन, यहाँ जम्मू कश्मीर में ये एडमिनिस्ट्रेशन है, चलिए इनकी मुबारक इनको, वो उस मसले के लिए था और शिवसेना ने उसमें इसको सपोर्ट किया। अब भारतीय जनता पार्टी ये भी बर्दाश्त नहीं करती भाई शिवसेना, भाई इसी शिवसेना को आपने तो हम तो कहते थे जो हम अंदर से हैं हम वही बाहर से हैं, जो हमारी बातें हैं जो आपके साथ ही वही शिवसेना के साथ हैं, हमने आपके साथ भी वही बात की थी, उनके साथ भी वही बात की थी। आज अगर वो आए हैं तो वेलकम है, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को बचाने के लिए अगर शिवसेना भी हमारे साथ है तो मैं तो वेलकम करता हूं कि वो भी आज इस चीज को समझे हैं कि जम्मू का कल्चर खत्म हो जाएगा बोगस वोटों के जरिए, उसको बचाने के लिए उस मीटिंग में गए, तो अप्रिशिएट मेरे हिसाब से अप्रिशिएट करना चाहिए। कौन मिसलीड कर रहा है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? देखिए, और किसको मिसलीड कर रहे हैं, कश्मीरी अवाम को? देखिए सबसे पहली बात ये आती है मिसलीड कौन कर रहा है, वो तो सभी के सभी पीएजीडी वाले जितने हैं वही मिसलीड कर रहे हैं। इनके सामने इन सब ने इकट्ठे मिलकर भी चुनाव लड़ा, फिर भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो लोगों ने इनको किस तरह की जो हालत इनकी की है वो भली भांति आपको डीडीसी के चुनावों के रिजल्टों से आपके सामने आ जाएगा। बात आती है शिवसेना की, क्योंकि खैर मैं पीडीपी की बात इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि नेशनल प्लेटफॉर्म की बात है। ये पार्टी मैंने पहले भी कहा श्रीनगर सिटी से शुरू होकर बनारट की टनल से पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन खैर इनको आदत है देश के हर एक स्टेट के अंदर अपनी टांग घुसाने की और फंसाने की। खैर वो तो ये कर सकते हैं, मैं इनको क्योंकि जमहूरियत है, कोई कहीं पर भी अपनी टांग फंसाए, टांग इनकी कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं, हम वो नहीं कहेंगे, लेकिन कम से कम रीजनल और डायनेस्टिकल पार्टी है, एक ही परिवार की तरफ महदूद ये पार्टी है। इनको कम से कम अपने वो श्रीनगर के चंद जिले और बनिहाल के उधर काजीकुंड तक ही कायम रहना चाहिए, जहां तक लोगों ने इनको कायम रखा हुआ है। खैर अब वहां से भी लोग इनका सुपड़ा साफ कर रहे हैं। लेकिन बात आती है शिवसेना की। मैं आपके माध्यम से, पंजाब केसरी के माध्यम से, विनोद जी के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ, दिल से बड़ा दुख हुआ कि शिवसेना जैसी पार्टी जो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी पर चलती थी, उस पार्टी ने आज किसके साथ जाके बैठ गए वो लोग? उसी महबूबा मुफ्ती के साथ जिसने शिव भक्तों को बालटाल के अंदर आने नहीं दिया और 2008 के हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वहां पर लोगों को नहीं आने दिया। और सबसे बड़ा एतराज उसी में शिवसेना ने जताया था, अगर आपको याद होगा। सबके सब लोग खड़े हुए थे, लेकिन आज देखें सत्ता के लोभी सबके सब वहां पर इकट्ठे हो गए। लेकिन खैर शिवसेना वो शिवसेना अब रही नहीं जो लोगों की चाल बेचकर पैसे कमा सकती है, जो कांग्रेस जैसी पार्टी जिसको कभी बाला साहब ने अपने घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दी उनको अपने साथ बिठा सकती है। तो आज शिवसेना का वजूद खत्म हो चुका है, हम जानते हैं, और बाला साहब की आत्मा दुखी हो रही होगी, हम भली भांति इन चीजों को जानते हैं। लेकिन बात आती है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिन वोटों को ये बोगस वोट कहते हैं वो बोगस कैसे हुए? इस हिंदुस्तान के लोग वोटर डालेंगे या इनकी पार्टी जिस कंट्री को सपोर्ट करती है वहां के लोग आके वोट डालेंगे? सबसे पहले इनको ये पता होना चाहिए ये किस तरह के वो राजनीति करना शुरू हो गए हैं। मेरे को तो बड़ी हैरानगी हुई, जिस 370 का ये बार बार वास्ता लोगों को देते हैं। यहाँ की मुख्यमंत्री एक महिला रही, चीफ मिनिस्टर रही, लेकिन यहाँ की बच्चियों के साथ तब भी वही उनके साथ ये चीज़ होती रही कि वो अगर यहाँ से बाहर शादी कर लेती तो अपने वालिद की प्रॉपर्टी नहीं ले सकती थी। इतना बड़ा आप सोच सकते हैं इस मॉडर्न 21वीं शताब्दी में इस तरह का कोई कानून होता होगा? ये वो लोग ऐसी बातें करें जो पीओजेके के जो रेफ्यूजी यहाँ पर आए, कितने सालों से बेचारे अपने देश में एलियन बनकर रहे, उनके लिए अगर कोई वोटिंग की बात हो रही है इनको वो भी चुभ रहा है। वाल्मीकि समाज जिनके साथ आजकल ये जिनके साथ से हाथ मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ ये बैठेंगे, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इन वाल्मीकि समाज के लोगों को अपनी गंदगी साफ करने के लिए लाई थी और उनको कहा था आपको स्टेट सब्जेक्ट देंगे, और जब उनको देने की बारी आई तो उन्होंने क्या हाय तौबा मचाई थी आपके सामने है। आज अगर इनके वोटों को ये बोगस वोट कहते हैं तो बहुत दुर्भाग्य है। ये हिंदुस्तान का वोट है, अगर जम्मू कश्मीर का नागरिक कहीं भी जाकर वोट डाल सकता है तो इनके पास क्यों नहीं हक है? मुझे ये बताएं जरा। जी वीरेंद्र जी, आप बोगस वोट बोलते हैं, क्या बिहार का, महाराष्ट्र का लोग यहाँ पर अगर वोट कास्ट कर सकते हैं? हमारे नेता मुफ्ती साहब भी उत्तर प्रदेश से जीते थे, महाराष्ट्र से गुलाम नबी आजाद जीते थे। बिल्कुल जीते थे। देखिए ऐसे है कि ये मुद्दे को मिसलीड करते हैं। हमने बोगस किन को कहा जी अच्छी तरह जानते हैं, मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ।
जिन लोगों का इन्होंने कहा जी पीओजेके रिफ्यूजीज का, इनकी जानकारी के लिए ये पता होना चाहिए कि वेस्ट पाकिस्तानी और पीओजेके में फर्क है। मैं खुद पीओजेके का रिफ्यूजी हूँ जी। देखिए ऐसे है कि ये बात कहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, भाई हमने किसी के ये नहीं कहा कि कोई गलत रास्ते से आ जाए तो उसको वोट बनाने का हमने इतराज ये उठाया है। हमने इतराज ये उठाया कि कोई जम्मू कश्मीर में अगर रहता है, उसका वो यहाँ पर उसका मकान है, जहाँ वो यहाँ का बाशिंदा है, उसको हक दीजिए ना। आप एक लाते हो टेम्परेरी, इसमें टेम्परेरी ऑर्डिनरी वर्ड लाते हो, उसको आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने क्लियर नहीं किया, डिफाइन नहीं कर पाया। क्या उनके पास कौन सी डिक्शनरी है जिससे वो नजर नहीं आ रहा वो क्या है या क्या नहीं है। और बड़ी बात देखिए इनकी दो ही तेरी राजनीति में इनको जरा बताता हूं। डिक्शनरी का लफ्ज लाया इन्होंने, ऑर्डिनरी लफ्ज लाया, 25 लाख वोटों का डाटा लाया, अगले दिन क्लैरिफिकेशन दे रहा है डॉक्टर इन्फॉर्मेशन। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पता ही नहीं कहां है, वो तो एक हफ्ते पता नहीं रखेंगे, छुट्टी पे भेज दिए। तो अगले दिन जिस दिन ये ऑर्डर आता है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर टॉप टू बॉटम, रैंक एंड फाइल इनके सबके, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू में इस फैसले के हक में जाते हैं। जब जम्मू की जनता ने इनको खिलाफ करना शुरू किया, अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हुई, तो तब भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं भी नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। तो भाई आप उनके वकील को बने थे, उनको क्लियर करने दीजिए ना। 2.5 लाख से 25 लाख से आपके प्रदेश अध्यक्ष ने 2.5 लाख तक आ गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। यार क्या मजाक चल रहा है जम्मू कश्मीर में। डिलिमिटेशन कमीशन आती है, इनके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैंने ये इलाका उनके साथ जोड़ दिया, ऑडियो वायरल होता, कोई कार्रवाई नहीं। इलेक्शन कमीशन को ये कहते हैं 25 नहीं 2.5, कोई 32,000 पे आ गया। भाई जिसने कहा है सफाई उसी को देने दीजिए ना। ये तो आगे 25 लाख की, हम उन बोगस वोटरों की बात करते हैं जो आप 25 लाख से 32,000 पे आ गए हो। ये कहां से लाया था डाटा, कौन था आपके पीछे, क्या थी आपकी मंशा, आप कहां गए वो लोग। दूसरी बात इन्होंने बात की आज कि पीडीपी का जो मतलब इन्होंने अभी बात की कि पीडीपी जो बनाल से शुरू होती है तो पता नहीं श्रीनगर बनाल से देखिए आपने पूरा जोर लगाया। आप मतलब भारतीय जनता पार्टी, कहीं आम आदमी पार्टी ना समझ ले, भारतीय जनता पार्टी ने पूरा जोर लगाया हमारी पार्टी को बुलडोज करने के लिए। हमारी पार्टी से आपने लोग निकाले, चाहे वो ईडी चाहे वो सीबीओ, जो भी आपके टूल आजकल आप चला रहे हो उनके जरिए। कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ तो बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आपको पीडीपी ही नजर आती है पूरे जम्मू कश्मीर में। और इन्होंने एक बात और कही, ये सुनिए कि ये रीजनल लेवल की बात करें, ये देश पे, भाई देश मेरा भी उतना है ना। आपने शिवसेना को तोड़ा, मेरे भाई कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे की ये मतलब कह रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख उनकी, भाई जो बाला साहब की विरासत थी वो तो आपने तोड़ दी। जब आप अब समझौता करते हैं हमारे साथ तब हम देशभक्त, जब सरकार टूट जाती है हम देशद्रोही हो जाते हैं। मुझे आप बताइए, जब आप 4 साल हमारे साथ सरकार में रहे, जब आप शिवसेना आपके साथ सरकार में है तो शिवसेना देशभक्त, इनके पास सर्टिफिकेट है, ये बांटते हैं। जिस दिन वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के पास चले गए वो मिलिटेंट बन जाते हैं। अच्छा एक बात मेरे भाई शायद उस पर ऊपर जवाब देंगे, मैं आज भी एक ही बात कह रहा हूँ मेरे भाई, मैं आज भी एक ही बात कह रहा हूँ, हमारी पर्सनल किसी से कोई लड़ाई नहीं है, ना मेरी अभिजीत जसरोटिया साहब से, मेरे बड़े भाई हैं, ना भारतीय जनता पार्टी से। हमारी लड़ाई हमारी पहचान की है, हमारी लड़ाई हमारे कल्चर की है, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लोग, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दिल से ये भी परेशान है, लेकिन मजबूरी है, पॉलिटिकल पार्टी है इनकी, इनका वो स्टैंड है। भाई आप मुझे बताइए, जब आप अपनी आइडेंटिटी खुद अपने हाथों से काट रहे हैं तो हम किसी दूसरे को क्या इल्जाम देंगे उस पर। चलिए अभिजीत जी, जिस तरीके से इन्होंने आप पर आरोप लगाया कि आप जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं, शिवसेना को तोड़ने का आरोप लगाया, मध्य प्रदेश की सरकार की बात की। देखिए सबसे पहली बात ये आती, मैंने फिर कहा ना, कम से कम ये बनिहाल के वहीं पर रहें तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन इनको खैर पूरे हिंदुस्तान की बात करनी है। लेकिन बात ये किस तरह की कर रहे हैं, सबसे पहले इनको पूरे हिंदुस्तान की और कल्चर की बात इनके लिए आ गई। कौन सा कल्चर, मुझे जरा इनसे पूछ के बताइए कौन सा कल्चर है इनके लिए। इनके लिए कल्चर डोगरा कल्चर की इतनी बड़ी, डोगरा कल्चर के टाइम पर ही 2008 में आपके सबसे ज़्यादा आप ही की जो मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा को मिर्ची लगी थी और वहां से उठकर यहाँ पर आई थी और क्या हालत की थी लोगों से, वो बात छोड़िए। अब बात करके बताते हैं। अरे सुन लीजिए सोनू जी, मैं बोल रहा था आपके बीच में, आप सुनिए ना, आप सुनिए। आपने 10 मिनट की पूरी तकरीर की, 10 मिनट की पूरी तकरीर की, तो मेरी भी 5 मिनट की सुन लीजिए, सुन लीजिए ना पूरी विद ड्यू रिस्पेक्ट। आप सुनिए जरा बात ये आती है कि हमने अगर 2014 में सरकार, ये बोलते हैं जिस तरह से बात है वो थी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की तरफ देखकर बनाएगी, जो कि भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं। उससे पहली बात कि मौका तो आपके पास था, आपको इतना ही लग रहा था हमारे साथ नहीं जुड़ना आपने, क्योंकि सरकार बनाने की कॉल आपने लेनी थी जनाब, हमने नहीं लेनी थी। शायद ये भूल चुके होंगे इस बात को, आंकड़ा आपका बड़ा था। चलें, आपने जो भी किया, मुफ्ती मोहम्मद साहब एक
विजनरी आदमी थे। अब सोचिए कि हमने फिर भी मौका दिया एक इनको, लेकिन यही लोग जो आज देश की सभ्यता, देश की कल्चर की बात करते हैं, यही लोग देश के झंडे को कांधा देने की बात करना शुरू हो गए। इनके जब कच्चे चिट्ठे, क्योंकि 370 की आड़ में इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया ना ईडी काम कर सकती थी, ना आईबी काम कर सकती, ना कोई कर सकती थी। जब इनके ऊपर कार्रवाई हुई तो पता लगी कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए लोगों की माताश्री के पास पैसे पाए जा रहे हैं। वो पैसे कहां से आ रहे हैं? जब उनसे पूछा गया तो आज बोलते हैं जी ईडी हमें तंग कर रही है। मुझे एक बात बताओ कि ईडी आपको या ये जिनका भी आप नाम ले रहे हो उन्हीं को क्यों तंग करती है? मैं एक और वाक्य आपके साथ शेयर करता हूं, आपके दर्शकों के लिए और इनकी नॉलेज के लिए भी। जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय, तो कांग्रेस की सरकार के समय की ये बात है कि उस समय इन्होंने सीबीआई या सीआईडी की एक रेड करवाई, इन्होंने छापा मरवाया किसके ऊपर? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर। जब उनके ऊपर उन्होंने छापा मरवाया तो उसके बाद निकला क्या उनके पास से? 4 धोतियां 31 रुपए। अरे भाई करवाओ ना, तुम्हारे पर करवा रहे हो, तुम्हारी वालिदा के पास भी पैसे निकल रहे हैं। तुम्हारे पर जब कोई बात हो रही है तो पता लग रहा है कि आपका जो सबसे नूरे नजर, सबसे अजीज जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के आगे पीछे घूमता था और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को भी घुमाता था, वो अबू दुर्जाना का काजी था। आप सभी के सभी लोग उसके बराती थे वहां पर। अरे टेररिस्टों को आप लोगों ने पाला, पैसे आप लोगों ने बांटे वहां पर, इनको सारे काम आपने घिनौने किए। आप देश की बात करोगे, इस देश को बांट रहे थे या क्या कर रहे थे? देश के अंदर आप रक्षक की जब भक्षक बनना शुरू हो गया, ऐसे लोगों के साथ सरकार बनाना कभी भी सरकार नहीं बनानी चाहिए। अभिजीत जी, आप भी मौका प्रस्ती की राजनीति करते हैं। आप जब स्लोगन देते थे हम भी बड़े इमोशनल होते थे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। आपके मंत्रियों ने 2 झंडे लगाए, तब उनको कैसी श्रद्धांजलि दी होगी आपने? सुनिए मेरी बात, अगर हमने कहा तो आप कभी सोच सकते थे कि यहां पर 370 टूट सकती है? हमारी अगर कोई आइडियोलॉजी, आज इसी से तो डरते हैं। आज फारूक साहब या पीडीपी क्यों डरती है? अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई बात कह दी तो कर भी दिखाएंगे। हम इनकी तरह सिर्फ खोखले बातें करने वाले लोग नहीं है। हम जो बोलते हैं वो कर दिखाते हैं। 370 हमारी आइडियोलॉजी थी, हमने तोड़कर दिखाया। आज तो उनको ये डर लग रहा है क्योंकि हमने ये भी कहकर रखा है कि पीओजेके में भी भारत का झंडा तिरंगा लहराएगा। जिस तिरंगे को ये कांधा देने की बात कर रहे थे वो वहां पर भी हम लहरा कर दिखाएंगे। और मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इनको सिर्फ और सिर्फ वो कश्मीर के 4 जिलों की फिक्र है। मैडम महबूबा मुफ्ती साहिबा, जरा पीओजेके में जो लोग रह रहे हैं उनकी भी बात कर लें एक बार। वो भी तो अपने ही लोग हैं, हम तो उनकी बात करते हैं हमेशा, वो हमारे लोग हैं। ये क्यों नहीं बात करते? इनके लिए सिर्फ और सिर्फ दिक्कत ही है सबसे बड़ी विनोद जी, इनके लिए देश केवल और केवल एक परिवार है। किसी के लिए मुफ्ती परिवार, किसी के लिए अब्दुल्ला परिवार, किसी के लिए गांधी परिवार। हमारे लिए पूरे का पूरा देश हमारा परिवार है। यही फर्क है हमारी आइडियोलॉजी में और इनकी आइडियोलॉजी में। ये हमारी आइडियोलॉजी के साथ क्या चलेंगे? हमने कोशिश की थी क्योंकि हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की, हमने थोड़ा पता था कि ऐसे लोग निकलेंगे। 2.5 करोड़ रुपए का केवल और केवल सामान, जैसे ही महबूबा मुफ्ती साहिबा ने चीफ मिनिस्टर का पद संभाला, 2.5 करोड़ का सामान केवल और केवल उनकी आरामगाह के लिए वहां पर खरीदा गया। पर्दे और पता नहीं क्यों करी और कौन कौन सी चीजें वहां पर ली कर दी। फिर कहते हैं हम बड़ी साफ सुथरी छवि, हमारी बड़ी साफ सुथरी छवि के नेता हैं। पता नहीं कौन सी साफ सुथरी की छवि के नेता हैं जिनकी वालिदा से आज ईडी पूछ रही, भाई साहब ये गलत पैसा आपके पास कहां से आया? अपनी छवि तो सुधार लो कम से कम। आपसे ये जानना चाहेंगे कि कभी भी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को ये कहा जाए कि पाकिस्तान अपने जो कैंप आतंकी की फैक्ट्री है जो उसको खत्म करे। आप हमेशा हिंदुस्तान को कहते हो कि पाकिस्तान से बातचीत करें। देखिए ऐसे विनोद जी, मैं इस बात का भी जवाब देता हूँ। पहले मेरे बड़े भाई ने जो बातें की हैं मैं थोड़ा उसके ऊपर आ जाऊँ। इन्होंने कहा डायनेस्टी रूल और परिवारवाद की बात की। भाई कम से कम भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात ना करे। आप मुझे बताइए, मैं जम्मू से शुरू करूंगा। इन्होंने कहा आप नेशनल पॉलिटिक्स में चले जाते हो, मैं जम्मू से शुरू करता हूँ, इनके बीजेपी ऑफिस से। इन्हीं की पार्टी, सुनिए आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा, आप पूछिए। इन्हीं की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट हैं युद्धवीर सेठी साहब। उनकी धर्मपत्नी आदरणीय मेरी बड़ी बहन प्रिया सेठी जी, वो बीजेपी दफ्तर के इंचार्ज भी हैं, फार्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, फार्मर एमएलए भी रहे हैं। वो इनको परिवारवाद नजर नहीं आता। कविंदर गुप्ता साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनके भाई हैं दूसरे गुप्ता साहब, मुझे नाम उनका भूल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उनकी मतलब जो टीम है उसमें वाइस प्रेसिडेंट रहे, शायद हरिंदर गुप्ता उनका नाम, शायद मैं अगर मैं भूल नहीं रहा तो। आप मुझे बताइए, आपको अपनी चीजें नजर क्यों नहीं आती? उस वक्त मिस्टर इंडिया की ऐनक लग जाती है या घड़ी लग जाती है? आपको दूसरे लोगों की चिंता नजर आ गई। मुझे आपको एक बात, मैंने ये 2 मिसालें दी जम्मू के अंदर, बाकी तो पता नहीं कितनी है। अगर मैं नेशनल लेवल पे जाऊं, अमित शाह साहब हमारे होम मिनिस्टर हैं, मेरे भी होम मिनिस्टर हैं, उनके बेटे जयंत शाह जी रातों रात पता नहीं उन्होंने बाल पकड़ी कि नहीं पकड़ी, बैट पकड़ा कि नहीं पकड़ा, बीसीसीआई के सेक्रेटरी बन गए। बहुत सारे प्लेयर हैं आपके, उनमें से किसी को वो तो कोई नजर नहीं आया हमें उस टीम में। राजनाथ सिंह जी के बेटे जो हैं पंकज सिंह जी, वो दूसरी बार एमएलए हैं, और बहुत सारी मिसालें हैं। फडणवीस साहब, मैं उस पर जाऊंगा जो है डिबेट डिलेर हो जाएगी।
परिवारवाद की बात आप मत कीजिए। और बात इन्होंने की कि सीबीआई हमारी पार्टी सदर की वालिदा से क्वेश्चन कर रही है। आपको पता है क्वेश्चन क्या कर रही है? कि मुफ्ती साहब की कब्र पे आपने 2.5 लाख रुपए लाया, आपके पास 2.5 लाख रुपया कहां से आया? और कहां है ईडी, आपकी सीबीआई ईडी? वो क्यों नहीं जाती नगरोटा में डॉक्टर निर्मल सिंह का मकान खंगाले कि वो कहां से आया आपके पास पैसे? मुझे बताइए, दो जवाब चैनल पे। आपने 3 मंजिला मकान वहां बना दिया और एम्युनिशन डिपो के पास बना दिया। आम आदमी जो है वो कंजवानी में अपने मकान का कमरे का लेंटर नहीं डाल सकता। अब मुट्ठी में आप चले जाइए, आप 4 दीवारी नहीं कर सकते। आपके जो लीडरों ने क्या खूब मलाइयां खाई। डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने मकान बना दिया एम्युनिशन डिपो के पास 3 मंजिला, और एफआईआर किस पे लगाई? जब आर्मी रोकने आई तो इन देश के ठेकेदारों ने, जो अपने आप को जो फर्जी राष्ट्रवादी हैं, इन्होंने आर्मी के ऊपर एफआईआर लगाई। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, आपके चैनल पे लोग सुन रहे हैं, आरटीआई लगा के देख लीजिए कि आरटीआई लगी, एफआईआर लगी कि नहीं लगी। और निर्मल सिंह जी ने, मैं आदरणीय नेता हैं हमारे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आर्मी लोगों पर जुल्म और सितम करती है। ओ भाई, आपके मुंह कितने हैं? आप तो, मैं कहता हूं बताओ तो सही, आप राजनीति कौन सी करते हो आप? अच्छा, मैं एक बात हो रहा है, आप जवाब दीजिएगा, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप जवाब दीजिएगा। ये करप्शन की बात करते हैं, ये सीबीआई ईडी की बात करते हैं। भाई मुझे आप बताइए, इन्होंने ठेका लिया है कि जितनी भी पार्टियां इनके साथ सरकार में रही, जहां इनकी पार्टियां के साथ इनका, उनको तबाह करना है। आज जनता दल यूनाइटेड का क्या हाल है? आरसीपी सिंह उन्हीं के बंदे थे, इन्होंने क्या कर दिया उस पार्टी के साथ? शिवसेना के साथ क्या किया? पीडीपी, आप मुझे बताइए, ये कहती है ना कि पीडीपी गलत काम करती है। भाई 10,000 पत्थरबाजों पर जब एफआईआर वापस हुई तो देश में सरकार किसकी थी? होम मिनिस्ट्री ने वापस ली थी ना। तब अब आप कहते हो कि आप उनका साथ देते हो पत्थरबाजों को, आपने एफआईआर वापस क्यों ली? तब डटना चाहिए था ना कि नहीं भाई हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप लोग ये गलत कर। तब तो आपको सरकार चाहिए थी। जब आपने देखा पार्लियामेंट का इलेक्शन आ गया, हमारी बात नहीं बननी, तो चलो झूठा मूठा करो काम, एक प्रोपेगेंडा करके इनसे सरकार भाई जवाब ले लें, जवाब ले लें। लेकिन आपसे बाद में ये जानना चाहूंगा कि आप अब परिवारवाद का सबक किसी को सिखाते हैं तो आप मैं सबक नहीं सिखा रहा, आप भी सोचिए, गुलाम हसन मीर कितने बड़े नेता थे, मुजफ्फर हुसैन बेग, तारिक हमीद करा, जो फाउंडर मेंबर थे, उनको आपने पूरी तरह से निगलेक्ट करके रख दिया। मैं जवाब दूं, अभी इनको यही आपने बात कर दी, मैंने यही बात इनसे कही, यही बात छोड़िए जिनकी हमारे नेताओं की ये बात करते हैं। एक बात बताएं, पति पत्नी दोनों के दोनों यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस बन जाते हैं, तो बताएं इसमें क्या गलत है? दोनों ने मेहनत, सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए, मैं बीच में बोल रहा था, बस सुन लीजिए, ये असभ्यता हो जाती है ना। सुनिए ना बड़े प्यार से, आप मेरे दोस्त भी हैं, आराम से सुनिए, क्यों इतनी मिर्ची लगी है? आराम से सुनिए। मैंने कहा ना चोरी हो गई, छोड़ो पड़े, पुरानी हो गई है। अब बात ये आती है कि 4 गंगा स्नान भी उसके बाद मैंने कर लिया, मुझे लग गया था गुनाह हो गया मुझसे बहुत बड़ा। अब बात ये आती है कि परिवारवाद की, अगर कोई, मैंने कहा अगर कोई पति पत्नी दोनों अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं, दोनों आईएएस बन गए, गलती है उसमें कोई? इसी तरह से अगर कोई दोनों राजनीति के अंदर अगर कोई है तो उनका अगर आगे राजनीतिक भविष्य बन गया तो अच्छी बात है। मुझे ये पूछना चाहता हूं कि जिसको आप उठाकर, जिनके भाई को, जो बेचारा पिक्चरें बना रहा था अपनी, अब तो वो ना पिक्चरें बनाने के काबिल रहा ना बाकियों के, उसको उठा के किस लिए आपने सबके सिर पर बैठा दिया? परिवारवाद की भाषा आप ना बोलें। आपके 2 रूप हैं। आपका रूप जैसे ही आपके पास कुर्सी आती है, आपका रूप कुछ और हो जाता है। जो आज आप बात कर रहे हो, जिस आर्मी का आप हवाला दे रहे हो या बाकी बातें आप कर रहे हो, इसी आर्मी के बारे में आप लोग क्या क्या कटाक्ष करते हो, मैं बड़ी भांति पता है हमेशा। और दूसरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात यह आती है, जब आपके पास सत्ता थी तब आपने क्या कहा? कहां जा रहे हो? जिस यूथ की आज आपको बड़ी परवाह है, ये क्या लेने जा रहे हैं? दूध और टॉफी लेने जा रहे हैं? ये उसी यूथ को आपने कहा था। हमने एक तो सुना था गाना, अखियों से गोली मारे, लेकिन अखियों में गोली मारे ये तो पहली बार इन्हीं की चीफ मिनिस्टर ने कर दिखाया। पैलेट गन से लोगों की आंखें तक लहूलुहान कर दिया। बताइए किसके पास थी उस समय कमांड? यूनिफाइड कमांड की कौन हेड थी? किसने ऑर्डर दिए थे? इन लोगों का आज आपको दुख हो रहा है, कश्मीर के लोगों का, जिनके ऊपर आपने पैलेट गन चलाई है। एडमिनिस्ट्रेशन करने का भी एक ढंग होता है, जो आपको तो खैर कभी आना ही नहीं था, क्योंकि वही बात आ गई परिवारवाद के लिए। मुफ्ती साहब गए तो मजबूरी में आपकी मैडम को वहां पर बिठाना पड़ा। उनको क्या पता था कि कैसे संभाला जाता है? संभाला ऐसे जाता है कि 5 अगस्त 2019 का दिन, जिसको आपको रात को भी जो सपने में आता है, जिसके कारण आप बौखला के उठ पड़ते हो, आपके सारे लीडर नींद से जाग जाते हैं, उस दिन के बाद बताएं मुझे जरा, जब वो तोड़ा गया, आपने तो कहा था कि जो इसको हाथ लगाएगा उसका पूरे का पूरा शरीर जल जाएगा, एक चींटी नहीं मरी। ऐसे चलाई जाती है एडमिनिस्ट्रेशन? आपकी तरह थोड़ी ना चलाई जाती है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की मंशा भी होनी चाहिए, अपने रिश्तेदारों को चलाने की मंशा आपकी होगी, हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। जिन भी लोगों के ऊपर आप बात करते हो, तो आपके जो स्पोर्ट्स के आपने जिसको सब कुछ ठेकेदारी देकर रखी थी, उसने कौन से क्रिकेट मैच खेले हुए थे? जरा पूछें, जरा अभी तक खुल रही है फाइलें, उस टाइम पे क्या क्या काम करके रखे उन्होंने, किस तरह से लोगों
लोगों को वहां पर क्या हाल कर कर रखा था। इस तरह का तो आपने चलाया, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आप चलाया करते, सारी की सारी बैकडोर अपॉइंटमेंटें आप लोगों ने की हैं। अभी भी सारे चिट्ठे उसके बाहर निकल रहे हैं। अभी भी निकालिएगा आंकड़ा J&K बैंक का, कितने आपके रिश्तेदार हैं, कहां से आपके ऑफिस में कौन कौन लोग हैं जिनको नौकरियां आपने बैकडोर अपॉइंटमेंट से दी हुई हैं। ये कैसे दी थी? आप ही के पास थे वो डिपार्टमेंट, हमारे पास थे, कहां से आया वो सब कुछ? आपने केवल और केवल परिवारवाद किया है, केवल और केवल लोगों को बेवकूफ बनाया, बैकडोर की अपॉइंटमेंट्स की हैं आप लोगों ने। इसी कारण तो लोगों ने आपको खदेड़ दिया, आपको डीडीसी में अपना परिणाम पता लग गया। आने वाले चुनावों में देखिएगा आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा। देखिए, जब जब चर्चा चलेगी ये बात तो जरूर सामने आएगी। जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा, ये भी बात आएगी जो युवाओं को कहा था कि वो आर्मी कैंप में दूध लेने जाते, ट्रॉफी लेने जाते हैं, क्योंकि आपको उस वक्त सत्ता करनी थी। साथ में रक्षा मंत्री बैठे हुए थे, उनको भी कुछ करना था। रक्षा मंत्री उस वक्त वो होम मिनिस्टर थे जी, राजनाथ सिंह जी। बात ऐसे है कि मैं पहले भी कई बार कहता हूँ, आज भी दोबारा दोहराता हूँ, ना खाता ना भाई जो कि बीजेपी, वही बात सही है। अगर महबूबा मुफ्ती जी ने एज चीफ मिनिस्टर बच्चों से ये कहा कि भाई आप कैंपों में क्या करने जाते हो, अपनी जान के साथ क्यों खेल रहे हो, जब आप आर्मी के साथ वो करोगे फायरिंग होगी, आप लोग मारे जाओगे। जम्मू कश्मीर के नौजवान है ना, हमारा उनके साथ प्रेम था नौजवानों के साथ कि हमारे बच्चे हैं, गलती में जा रहे हैं या कैसे हैं। इनको मुझे एक बात बताइए, इनको वो स्टेटमेंट से परेशानी है जब वो नौजवानों की बात करते हैं तो उनसे परेशानी है, ये भी एक क्लियर करने की। दूसरी बात इन्होंने अभी की, आपने कहा कि तिरंगे की बात हमने की। हमने जो कहा था वो एक लाइन का बयान नहीं था, वो पूरा बयान मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। महबूबा जी ने यह कहा था कि इस तिरंगे ने मुझे मेरी रियासत का झंडा दिया है, अगर आप मेरी रियासत का झंडा, मैं आपका तिरंगा भी उठाऊंगी, मेरी रियासत का झंडा जो है मुझे वो बहाल कीजिए। भाई मुझे आप बताइए 370-35 से स्टेट फ्लैग किसी बाहरले मुल्क ने तो हमें नहीं दिया था ना, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिला था। दूसरी इसमें बात यह है कि इनको एक विधान, एक राष्ट्र, एक संविधान की बड़ी बातें करते हैं लंबी लंबी। तो इनकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में इनके चीफ मिनिस्टर हैं, वहां 2 फ्लैग क्यों लगे हैं? वहां तो पीडीपी नहीं है ना जी। यहाँ तो इन्होंने कहा जी पीडीपी की वजह से हम 4 साल नहीं कर रहे हैं। वहां कौन सी पार्टी है जो आपको रोक रही है? वहां आपको सत्ता का लालच रोक रहा है। ये दोहरा चरित्र आप कब तक मुझे बताइए लेके चलेंगे? इन्हीं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान JP नड्डा साहब, वो हिमाचल प्रदेश से आते हैं। 370 वहां आम आदमी को पूरे हिंदुस्तान, भाई आप हिंदुस्तान की अगर बात करते हो तो कीजिए, सब हर एक हिंदुस्तानी के लिए ओपन। कल सुबह जाएं लोग ले, मुझे 5 मरले प्लाट दे दो, कल सुबह मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। वहां आप क्यों चुप कर जाते हो? वहां आप डोमोसाइल लाना चाहते हो, हमें सफेद हाथी देते हो डोमोसाइल के नाम पे। आप मुझे बताओ, आपने मूर्ख बनाया जम्मू के नौजवानों को। डोमोसाइल किस सरकारी नौकरी के लिए चाहिए, ये भी जरा बिजली रोटी सब आप बता के जाओ। डोमोसाइल तो आपने सिर्फ लोगों को लाइन में लगाया। और मुझे बताइए, ना डोमोसाइल जमीन खरीदने के लिए चाहिए, ना नौकरी के लिए चाहिए, ना वोट के लिए चाहिए, तो उसको मढ़ा के हमने अपनी फोटो अंदर रखना है। मुझे बताओ उसको क्या करना, हमने लेमिनेट करा के रखना? नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई ना। इन्होंने 1-2 बातें और की। इन्होंने कहा जी आपने बैकडोर एंट्रियां की, अपॉइंटमेंट की, आप सॉरी अपॉइंटमेंट इन्होंने की बैकडोर। भाई अगर हम बैकडोर अपॉइंटमेंट कर रहे थे तो आपके जितने ईमानदार नेता थे उस कैबिनेट में, जितने भी थे, जिनका मैंने कईयों का मैंने आपको बता दिया, कईयों का भी पर्दे में बाहर आ जाएगा। मुझे आप एक बात बताइए, वो उस वक्त कर क्या रहे थे? अपने मकान की 4 दीवारी जब लेंटर डाल रहे थे। अगर हम बैकडोर अपॉइंटमेंट कर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? अगर आप बहुत ईमानदार हो, ओके, आप ईडी और NIA की बात करते हो, आप इन्होंने कहना ये देश में चला गया। अब बिहार में देखिए, RGD के पहले लोग सारे ईमानदार थे जब तक इनकी सरकार थी। ज्यों ही नीतीश साहब उनके साथ गए, वो सरकार बनी तो ईडी ने अपनी गाड़ियां स्टार्ट की, तो चलो बिहार, वहां सब कोई नजर आ। ओ भाई आपके ऊपर इतने बड़े इल्जाम हैं। रिप्लाई भी लेना कि नहीं? अभी जी नहीं, विस्तार से दीजिए। बड़े विस्तार से मैं इनको जवाब दूंगा। सबसे पहली बात ये आती है, ये क्या चाहते हैं कि ना हो कार्रवाई? आपने स्टेट में जो दादागिरी फैलाकर रखी थी इतने सालों से, आपने पूरे सिस्टम के अंदर काली बेड़े घुसाकर रख दी। अब उस सब के साथ निजात पाने के लिए सबसे जरूरी क्या था? क्योंकि इससे पहले तो आपके 370 की आड़ में आपने लोगों का जो पैसा लूटा वो भी आपसे कोई नहीं पूछ सकता था। आपके मंत्री रातों रात करोड़पति हो गए, वो कोई नहीं पूछ सकता था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 मंत्री, किसी काम को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, जो आज से 20-25 साल पहले अपने कांधे पर मीट बेचते थे और दर्जी का काम करते थे, उनके पास इतना पैसा हो गया, पूरे जम्मू कश्मीर में इतना पैसा नहीं है। 370 की आड़ में ही तो आप लोगों ने सब कुछ किया है। आपके ही जो मुख्यमंत्री रही हैं उनके रिश्तेदारों के पास कितना पैसा, उसका भी जरा आंकड़ा एक निकाल के देख लीजिए। पैसा आपके पास है, आपके पास ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है जहां से आपके पास इतना पैसा आ जाता था? लेकिन जब 370 की आड़ में पूछ ही नहीं सकते किसी से, तो आप क्या करेंगे? जब आप असहाय हैं, आप कुछ पूछ नहीं सकते, तो सबसे पहले तो आप उस सरकार को छोड़ोगे। उसके बाद आपने जो वादा किया लोगों से 370 तोड़ने का, वो तोड़ोगे। उसके बाद जब हम आज कर रहे हैं तो कहते हैं जी ईडी ने अपनी गाड़ियां स्टार्ट कर ली। मैंने इतनी बड़ी एग्जाम्पल आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की दी कि उनके पास से क्या
निकला, हमारे पास से क्यों नहीं कुछ निकल रहा? आपके पास से निकल रहा है तो तभी हो रहा है ना जहां पर, क्योंकि ये है कि आपने जो चीजें खाई हैं वो पच नहीं रही। जब आपको पचेगी नहीं तो ईडी आपसे उल्टी करवाएगी, बाहर पूछेगी आपसे कहां से आपको कहां कुछ होगा। क्योंकि अभी आप छोड़िए, अभी आपके और बड़े कच्चे चिट्टे खुलने वाले हैं। किस तरह से आप टेररिस्टों को दिया करते थे, वो भी एक बहुत बड़ा कच्चा चिट्ठा आपका खुलने वाला है। मैं यही तो पूछना चाहता हूं, जिसने पूरे का पूरा चीफ मिनिस्टर का ऑफिस संभाल के रखा था, वो अब उधर जाने का काजी को उन्होंने जवाब दिया, वो उसका काजी को बना हुआ था। एनआईए की चार्जशीट में ये चीज खुद सोचें जरा कि आप बताएं कि मैंने कहा ना रक्षक बना भक्षक, इन लोगों ने इस हद तक यहां पर सब कुछ किसके अंडरशील्ड कर रहे थे, किसके उसमें कर रहे थे, लोग 370 की आड़ में कर रहे थे सब कुछ। आज 370 टूट गई तो इनको आ गया अब पसीना। अब ये पूछना चाहते हैं कि ये लोगों के बीच में, मुझे पता है आपका कौन सा लोग है, डीडीसी चुनावों में आपका क्या हाल हुआ भली भांति आप जानते हैं। आप बोलते हैं जी हमारे साथ लोग खड़े हैं, मान लिया जी आपको नजरबंद हो गए या कुछ बात हुई आपकी फेवर में क्यों नहीं कोई आया? कोई कश्मीर का आम युवा कोई तो आता। लोगों को पता है आपने उन लोगों के साथ क्या नाइंसाफियां की हुई हैं, सब लोग भली भांति जानते हैं आपका सारे का सारा कच्चा चिट्ठा। आज जब लोगों को एक प्रॉपर मौका मिल रहा है, आज लोगों को जो प्रॉपर नौकरियां मिल रही हैं, और जो नौकरियां मिल रही हैं वो आपके वाली नौकरियां नहीं है, रैबरे खेल रैबरे ज़ारात वाली 2,500 की, 2,500 में पूछिए जरा रैबरे ज़ारात और बाकी लोगों से, 2,500 के अंदर पूछिए 20-20 साल 25-25 साल उन लोगों ने कैसे कैसे दिन काटे, उनसे जरा पूछिएगा। वो 2,500 की नौकरियां दिए भी आपने किसको, वो भी हमें भली भांति पता है। आज जो नौकरियां मिली, भी 31,000 नौकरियां मिली, पूरी नौकरी, पूरी तनख्वाह, सारी की सारी तनख्वाह मिली है। लेकिन बात यह है कि अब आपके रिश्तेदारों को नहीं मिली, पीडीपी के रिश्तेदारों को नहीं मिली, जो हकदार है हक हम क्यों लगाएं? अपनों को आप लगाते हो, हम तो हकदार को हक देते हैं। जिसके अंदर हिम्मत होगा वो ले लेगा नौकरी। आपकी तरह थोड़ी ना बैकडोर अपॉइंटमेंट करेंगे। सोनू जी, आपसे ये जानना चाहूंगा कि मुझे याद है कि 2014 में जब मतगणना हो रही थी, जैसे ग्राफ बढ़ रहा था पीडीपी का, और वैसे ही जो कांग्रेस से वो वाले लोग गिड़गिड़ा रहे थे कि आप हमारा समर्थन ले लीजिए। ऐसे ही कल आपके नेताओं को हमने देखा जब उन्होंने ये डिसीजन लिया कि सभी सीटों पे वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे, और आप ये साबित करना चाह रहे थे कि पीएचडी इंटैक्ट है, उसका ऑफिस इंटैक्ट है। देखिए ऐसे है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट आपने आज सुना, उन्होंने तो कहा है कि मैं आज भी हम पीएचडी के दरवाजे कभी बंद नहीं हो सकते, पीएचडी चलेगी और कुर्सी हमारा मसला ये है। मेरे भाई साहब ने काफ़ी बातें यहाँ की, इन्होंने कहा जी हमने 31,000 नौकरियाँ दी। अब ये इनसे पूछना पड़ेगा कि लखनपुर से पार किसी को दे दी है, वो भी जम्मू कश्मीर खाते में डाल रहे हो या कहीं और दे आए हो? ओ भाई, आपके कार्यकाल में 4 लिस्टें निकली सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से, जेके पीएसआई का स्कैम। सुनिए सुन लीजिए, मेरी बात नहीं हुई, जवाब आपने पहले तैयार किया। और फायर एंड इमरजेंसी का और फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट्स का, वो तो सारे पैसे लेके तो उसको स्क्रैप कर दिया लिस्ट को। जो लोग बेचारे उसमें शामिल थे वो तो रो रहे हैं, सड़कों में धरने हैं। अब आप पता नहीं नौकरियां किसको बांटा है, वो भी इंक्वायरी होगी। इन्होंने कहा कच्चे चिट्ठे खुलने जा रहे हैं। भाई 4 साल से आप कच्चे चिट्ठे खोल रहे हो, चिट्ठे कहाँ छुप गए जो आपसे खुलते ही नहीं है? जब कोई आपने डेट निकाली है कि मैंने उस पर निकालना है, यही एक इनकी मंशा है। ना इनके पास कोई विजन है, ना कोई इनके पास रोड मैप। इनका सिर्फ एक काम है, ये पता क्या समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी उम्र सरकार में रहेगी। वो भाई आप बात करते हैं, आपके जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब हैं, केस तो उनके ऊपर भी चल रहे हैं। अगर आप चले जाएं 15-20 साल पीछे, तो एक वक्त तो ऐसा भी आ गया था कि उनको गुजरात में एंट्री के ऊपर बैन हो गया था। तो ये वक्तन बातें होती हैं। अभी आपके भी दूध से दूल्हे नहीं है, चलिए आप दूध के दूल्हे नहीं है, ट्रायल चल रहे हैं आपके, पता नहीं कोर्ट क्या फैसला लेगी। जवाब लेते हैं लास्ट में, आप जवाब देखिए। लास्ट में जवाब इनको जो मैं देना चाहता हूँ वो ये जवाब देना चाहता हूँ कि कम से कम ये खोखली राजनीति और ओछी राजनीति से आप ऊपर उठ जाओ। आज आपका हाल देखो क्या हो चुका है। आज आप हर एक पार्टी का दरवाजा खटखटा रहे हो, हमें अंदर ले लो, हमें यहाँ पर घुसा लो, यहाँ घुसा लो, लेकिन कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ रहा। फारूक साहब ने भी आपका हाथ छोड़ दिया, उमर साहब ने भी आपका हाथ छोड़ दिया। कितनी बुरी हालत आपकी हो चुकी है। कम से कम अच्छी राजनीति करें, सच की राजनीति करें, गरीब की राजनीति करें, लोगों के साथ उठ के खड़े हुए। जिस तरह की ओछी राजनीति आप कर रहे हो, आज हिंदुस्तान पूरा देखता है आपको। जिस दोहरे मापदंड से आपके लिए केवल और केवल एक ही देश है और एक ही देश का आपके उसके मुंह पर नाम आता है, वो देश क्या है आपको पता है। तो मैं अभी भी आपको देना चाहूंगा, क्योंकि एक बात मैं जरूर कहूंगा कि कम से कम आप ये करें। अगर हम बस लेकर गए थे तो हमने मुंह तोड़ जवाब भी दिया उनको। हम आपकी तरह नहीं है। चक्कर दुख हमारे को ये है कि आपकी जो मुख्यमंत्री रही हुई हैं, उनका नाम हिंदुस्तान से ज्यादा पाकिस्तान की असेंबली में आपकी मैडम का ज्यादा नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? ऐसा क्या पाकिस्तान का प्रेम है आपका? बताएं तो सही। पाकिस्तान से आपका क्या प्रेम है कि पाकिस्तान की असेंबली में
इमरान खान से ज्यादा लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? पाकिस्तान को पता है यहाँ पर काली भेड़े बैठी हुई हैं, पाकिस्तान जानता है यहाँ पर काली भेड़े बैठी हुई हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान आपका ये हाल कर रहा है। तभी तो पाकिस्तान से लड़ना बड़ा आसान है, लेकिन काली भेड़ों से कैसे लड़ेंगे? अपने घर की काली भेड़ों से कैसे लड़ेंगे? सोनू जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।